हे गाइस, मैं हूं आप लोगों के साथ सचिन मेवाड़ और आज हम चर्चा करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में। और आज है हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं इसमें, ब्रिटिश सत्ता का विस्तार एवं संगठन। आधुनिक भारत के इतिहास में इस टॉपिक का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है कि किस प्रकार अंग्रेज भारत की सत्ता में अपना प्रभाव जमाते हैं और किस प्रकार वो अपने संगठन को विकसित करते हैं। हम उनकी प्रारंभिक स्थिति से लेकर लगातार प्रत्येक राज्य की स्थिति को समझेंगे कि उन्होंने किस प्रकार बंगाल को विजित किया था, किस प्रकार पंजाब को विजित किया, किस प्रकार मैसूर को विजित किया। तो ऐसे ऐसे अंग्रेजों ने करके पूरे भारत को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। इसीलिए ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है अंग्रेजों के इतिहास को समझने के लिए और भारत में अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना को लेकर। इसलिए बड़े ध्यान से और बड़े आराम से इस लेक्चर को समझिए। ये जो लेक्चर है वो आपको प्रत्येक जो कंपटीशन का एग्जाम है उसमें भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। उसके साथ साथ आपका जो बीए फाइनल ईयर है उसका तो ये हिस्सा है ही, तो इसलिए आपके कंपटीशन की भी इसके साथ तैयारी होगी। ठीक, देखिए बंगाल के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेज भारत में किस लिए आए थे। उनका प्रारंभ में जो उद्देश्य था वो केवल व्यापार तक ही सीमित था और वो व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या है, उनके इरादे बदलते जाते हैं और वो लोग भारत में अपनी सत्ता जो है उसको स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और प्रयास ही नहीं करते, उन प्रयासों में ये धीरे धीरे सफल भी होते हैं और भारत की जमीन पर अपने किले बनाने शुरू कर देते हैं, अपनी सेना खड़ी करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे एक दिन पूरे भारत क्षेत्र में अपनी शक्ति का विकास करते हैं और उन क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। अब देखिए हम बात करें बंगाल के बारे में तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए अंग्रेजों ने सबसे पहले तो ये मुगल दरबार में जाते हैं। ठीक है, वहाँ से इनको कुछ छोटी छोटी अधिकार इनको मिलना शुरू हो गए थे। लेकिन इन्होंने क्या किया था, उसके अलावा दक्षिणी भारत में भी अपने क्या करते हैं, ये प्रयास करते हैं। और इन्होंने 1639 में, कब 1639 में क्या किया था, 1639 में बाड़ियाबास के जो राजा थे 1639 में बाड़ियाबास के शासक से क्या ले लिया, मद्रास ले लिया। ठीक है, बाड़ियाबास के शासक से मद्रास प्राप्त कर लिया। ठीक है, ये जो क्षेत्र है वो छीना नहीं था, वार्षिक एवज के बदले में ये क्षेत्र जो है वो प्राप्त किया था। और ये क्षेत्र लेने के बाद इन्होंने क्या किया था, सुरक्षा की दृष्टि से क्या किया, एक किले का निर्माण किया और उस किले का नाम क्या था, तो लिखो यहां पर जोड़ना इसमें, इन्होंने सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण कराया। क्या कराया, किले का निर्माण कराया। ठीक है, तो इन्होंने सेंट जॉर्ज नामक जो है किले का निर्माण कराया। ठीक है, सेंट जॉर्ज किले का निर्माण कराया जाता है। कब कराया जाता है, 1639 में इन्होंने जो बाड़ियाबास के शासक थे मद्रास प्राप्त किया था। तो मद्रास प्राप्त करने के बाद सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर ये सेंट जॉर्ज नामक क्या बनाते हैं, किला बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी में आगे अगर हम बात करते हैं, ये लोग 1651 में क्या करते हैं, हुगली, बंगाल की बातें ही चल रही। ठीक है, तो हुगली में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करते हैं। ठीक है, व्यापारिक केंद्र स्थापित करते हैं। क्या स्थापित करते हैं, व्यापारिक केंद्र स्थापित करते हैं।
तो कब करते हैं? 1651 में हुगली में ये क्या करते हैं? अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करते हैं। ठीक है, अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने लग गए, किले बनाने लग गए, सुरक्षा की दृष्टि से अपने आप को मजबूत करने ये लग जाते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। 1659 में बम्बई, वर्तमान में क्या बोलते हैं इसको? मुंबई, बॉम्बे, बम्बई। ठीक है, 1659 में बम्बई क्षेत्र को भी इन्होंने प्राप्त कर लिया था। तो काफी महत्वपूर्ण था बम्बई, और बम्बई जैसे क्षेत्र को इन्होंने क्या किया था? अपने अधिकार में ले लिया था, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो किससे लगा हुआ है? समुद्री सीमा से लगा हुआ है, और यहाँ पर ये लोग बंदरगाह के माध्यम से अपने सामान को कहाँ भेज सकते थे? यूरोप में भेज सकते थे, व्यापार कर सकते थे, क्योंकि बंदरगाह तो यहाँ पर भी होते हैं, जो बंगाल वाला क्षेत्र था यहाँ पर भी होते हैं, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा क्या पड़ता है? वो खर्चीला पड़ता था, क्योंकि काफ़ी दूरी पर स्थित था। तो मुंबई से वो थोड़ा नज़दीक पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो इनको क्या है? बहुत बड़ी जो मात्रा में घूम के आना पड़ता था श्रीलंका के ऊपर से। लेकिन जो बम्बई वाला इलाका है, यहाँ से इनको कई हजार किलोमीटर कम की यात्रा करनी पड़ती थी। इनका समय बचता था, संसाधन बचता था, और पैसा बचता था। ठीक है, अब देखिए इन्होंक्या किया? 1659 में मुंबई क्षेत्र को भी क्या किया? प्राप्त कर लिया। अब आगे क्या होता है? इसके बाद देखिए 1696 में, ठीक है, 1696 में क्या होता है? बंगाल के 3 गांव को, बंगाल के 3 गांव को वार्षिक लीज पर प्राप्त करते हैं। किस पर प्राप्त करते हैं? तो वार्षिक लीज पर ये प्राप्त करते हैं। ठीक है, कब करते हैं? 1696 में करते हैं। आप लोगों को मालूम रखना चाहिए कि इस समय दिल्ली की सल्तनत में शासक कौन था? तो वो शासक था औरंगजेब। ठीक है, अब देखिए वो कौन कौन से गांव होते हैं? 3। पहला था सुतनती। क्या था उस गांव का नाम? सुतनती था। दूसरा गांव था गोविंद, और तीसरा क्या था? कलकत्ता। ठीक है, इन तीनों से ही मिलकर जो वर्तमान का आधुनिक जो बंगाल है उसका क्या होता है? निर्माण होता है। तो 1696 में बंगाल में 3 गांवों को क्या कहते हैं? वार्षिक लीज पर ले लेते हैं, और वो गांव थे सुतनती, गोविंद और कलकत्ता। अब देखिए जो वार्षिक लीज की कीमत थी वो कितनी थी? 12,000। तो ये सारी चीजें जो है वो क्रम से तुम लिखते रहना। जैसे कि मैं बोर्ड पर लिखा रहा हूं, तो तुमको कैसे लिखना है? अपने अनुसार जैसे तुम लोग लिखते हो। जैसे मैं तुमको बोल के बताऊं कि जैसे हमने यहाँ से बंगाल जो है वो शुरू किया था, तो बंगाल के सामने लिखना है कि जो अंग्रेज थे प्रारंभ में व्यापार के उद्देश्य से यहाँ पर आते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो व्यापार की बजाय अपने साम्राज्यवाद के सिद्धांत को भी क्या है? लागू करने लगते हैं। और 1639 में बाड़ियावास के शासक से मद्रास को प्राप्त कर लेते हैं, और यहाँ पर सैनिक दृष्टि से सेंट जॉर्ज नामक किले का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और उसके बाद में 1651 में हुगली में भी अपना एक व्यापारिक केंद्र स्थापित कर देते हैं। तो इस प्रकार से तुमको अपने जो नोट्स हैं वो तैयार करने हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें तो मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन तुमको अपनी भाषा में भी उनको लिख लेना है। सारी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको मैं बोर्ड पर नोट डाउन करा रहा हूँ। तुमको भी अपनी कॉपी में उनको अपनी भाषा में लिख लेना है। ठीक है, उसका क्या हो जाएगा? सरलीकरण हो जाएगा।
आप लोगों को समझने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। तो 1696 में क्या हुआ, बंगाल के 3 गांवों को वार्षिक लीज पर क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। कौन कौन से गांव थे, सुतनती, गोविंद और कलकत्ता। कितने रुपए में, कितने रुपए में, तो 12,000 रुपए वार्षिक। कितने, 12,000 रुपए वार्षिक। ठीक है, अगर लिख नहीं पाते हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि बाद में नोट डाउन कर सको। अब देखिए आगे, इसके बाद देखिए 1639 में वाडियावाद के शासक जो थे उनसे क्या ले लिया इन्होंने, मद्रास ले लिया और वहां पे कौन से किले का निर्माण कराया, सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण करवाया। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे देखिए, इसमें इन्होंने 3 गांवों को प्राप्त कर लिया और उनकी कीमत कितनी देते हैं, ये 12,000 वार्षिक देते हैं। और ये काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र थे व्यापारिक उद्देश्य की नजर से। ठीक है, व्यापारिक उद्देश्य की नजर से काफी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि बंगाल जो है उसकी सीमा जो है वो टच करती है समुद्र को भी, स्थल मार्ग को भी, इसीलिए काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है ये बन जाता है। अब आगे जाकर क्या होता है, जो इन्होंने 3 गांव लिए थे, ठीक है, वहां पर सैनिक दृष्टि से किले का निर्माण कराया। क्या किया, सैनिक दृष्टि से किले का निर्माण कराया। कौन से किले का निर्माण कराया, तो वो महत्वपूर्ण किला था फोर्ट विलियम नामक किला। कौन सा किला था, तो फोर्ट विलियम नामक किला। ठीक है, तो फोर्ट विलियम नामक किले का निर्माण कराया जाता है बंगाल में। 3 गांव जो थे वो 12,000 रुपए वार्षिक लीज पर लिए जाते हैं और वहां पर सैनिक दृष्टि से फोर्ट विलियम नामक किले का निर्माण करा दिया जाता है। अब आपको मालूम चल गया फोर्ट विलियम किला का निर्माण किसने कराया, कहां पे कराया। अब इसी में आगे देखिए, फोर्ट विलियम किले का क्या करा दिया गया, निर्माण करा दिया गया। अब मुर्शीद कुली खां, कौन, यहां तो दिख रहा है ना, चलिए यहां से लिखते हैं, मुर्शीद कुली जफर खां। देखिए, मुर्शीद कुली जफर खां के बारे में अगर हम बात करें तो ये औरंगजेब के द्वारा, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा नियुक्त किया जाता है, सूबेदार के रूप में बंगाल भेजा जाता है। ठीक है, मुर्शीद कुली जफर खां जो होता है उसको एक सूबेदार के रूप में सूबेदारी दी जाती है। किसकी दी जाती है, बंगाल की दी जाती है। कब दी जाती है, तो 1705 में दी जाती है। कब दी जाती है, 1705 में दी जाती है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि औरंगजेब की जो मृत्यु होती है वो कब होती है, कब हुई थी औरंगजेब की मृत्यु, 1707, औरंगजेब में लगी आंच। ठीक है, अब देखिए कुली जफर खां जो होता है वो सूबेदार के रूप में जाता है, लेकिन क्या होता है, 1707 में, कब, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। किसकी, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1707 में किसकी मृत्यु हो गई, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु के बाद में और उसकी मृत्यु
के बाद में, ठीक है, और उसकी मृत्यु के बाद में जो मुर्शीद कुली जफर खां होता है, कौन? मुर्शीद कुली जफर खां अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है। क्या कर लेता है? मुर्शीद कुली जफर खां अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है, ठीक है, स्वतंत्र कर लेता है। अब इसने क्या किया? दिल्ली सल्तनत की कमजोरी का फायदा उठाया और स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है कि मुझे अब दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली जो दरबार है उसके अधीन नहीं रहना है, ठीक है, मुझे दिल्ली दरबार के अधीन नहीं रहना है। ये सारी घोषणा ये कर देता है और अपने आप को क्या कर लेता है? ये स्वतंत्र घोषित कर लेता है। लेकिन होता क्या है? अब देखिए आगे होता क्या है, तुमको याद रखना है। मुर्शीद कुली जफर खां जो होता है वो 1705 में औरंगजेब के द्वारा एक सूबेदार के रूप में बंगाल भेजा जाता है। लेकिन जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो ये क्या कर लेता है? अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। अब इसके बाद में जब इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी मृत्यु हो जाती है? मुर्शीद कुली जफर खां की मृत्यु हो जाती है, तो फिर क्या होता है? इसका जो दामाद होता है, दामाद कौन होता है? शुजाउद्दौला होता है, ठीक है, शुजाउद्दौला जो होता है वो अपने आप को शासक बना लेता है। कब बना लेता है? 1727 में बना लेता है। हमने बताया था कि 1705 में औरंगजेब इसको क्या बना के भेजता था? सूबेदार बना के भेजता था। लेकिन 1707 में उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद वो अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है। और मुर्शीद कुली की मृत्यु के बाद शुजाउद्दौला जो कि उसका दामाद था वो 1727 में बंगाल की गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मुर्शीद कुली जो था वो केवल 2 महत्वपूर्ण राज्यों पर शासन कर रहा था। एक तो बंगाल पर शासन कर रहा था, ठीक है, और एक उसी के साथ उसने उड़ीसा जो है उसको भी अपने अधीन कर रखा था। लेकिन शुजाउद्दौला जो होता है इसने क्या किया था? इसने जो तीनों ही राज्य थे, तीनों ही महत्वपूर्ण राज्य थे, उन पर अधिकार कर लिया था। किस पर कर लिया था? एक आपका बंगाल, एक बिहार और उड़ीसा, ठीक है। तो इसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों राज्यों पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। तो ये लिखना है शुजाउद्दौला 1727 में बंगाल का शासक बन जाता है, जो कि किसका दामाद था? मुर्शीद कुली जफर का दामाद था। और इसने अपने सैनिक बल के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अब देखिए पर अधिकार कर लिया। 1739 में इसका पुत्र जफर खां शासक बन जाता है, ठीक है। देखिए 1739 में क्या होता है? इसका जो पुत्र होता है जफर खां वो क्या बन जाता है? शासक बन जाता है, ठीक है। अब जब जफर खां को शासक बना दिया जाता है तो ये क्या है? इसके बाद इसकी जो हत्या है वो कर दी जाती है, इसके द्वारा कर दी जाती है, अलीवर्दी खां के द्वारा। किसके द्वारा कर दी जाती है? तो वो अलीवर्दी खां के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है।
ठीक है। तो अलीवर्दी खां के द्वारा क्या की जाती है, इसकी हत्या कर दी जाती है और स्वयं क्या बन जाता है, शासक बन जाता है, बिहार की गद्दी पर बैठ जाता है। तो ये बंगाल की कुछ स्थिति थी जिसके बारे में मैंने आपको क्या किया, परिचित कराया, कुछ शासकों के बारे में आपको परिचित कराया। ठीक है, तो यहां तक ये सब कुछ आपको समझ में आया। अब हम इसके बाद बंगाल की उस समय की स्थिति के बारे में देखेंगे कि आखिर कैसे कैसे अंग्रेज जो है वो इसको अपने अधीन बनाने में सफल होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किस प्रकार बंगाल में अपने अधिकार धीरे धीरे प्राप्त करने में सफल हो जाती है। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बंगाल में धीरे धीरे अपने अधिकार प्राप्त करने में सफल हो जाती है। देखिए आप लोगों को मालूम ही है कि इन्होंने हुगली में क्या कर लिया था, अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिया था। ये मैंने आपको बता ही दिया। क्या किया इन्होंने, हुगली में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया, अपना व्यापारिक केंद्र जो है वो स्थापित कर लिया। कहाँ स्थापित कर लिया, हुगली में स्थापित कर लिया। ठीक, अब देखिए उसी के आधार पर ये लोग क्या करने लगे, बंगाल में अपने व्यापार को बढ़ाने लग जाते हैं और इनको सफलता भी मिल जाती है उसमें। ये क्या करते हैं, शाहजहां से, किससे, शाहजहां से व्यापार के करों में छूट प्राप्त कर लेते हैं। क्या प्राप्त कर लेते हैं, छूट प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, छूट प्राप्त कर लेते हैं। किससे प्राप्त कर लेते हैं, शाहजहां से प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या किया, व्यापार में छूट प्राप्त कर ली और बंगाल में व्यापार करने का भी इनको क्या मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है। किससे मिल जाता है, शाहजहां से मिल जाता है। बंगाल में व्यापार करने का अधिकार भी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो बंगाल में व्यापार करने का अधिकार भी क्या कर लेते हैं, ये प्राप्त कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, प्राप्त कर लिया। इसके अलावा इनको और बड़ी सफलता मिल जाती है। किसके समय पर मिल जाती है, तो वो फर्रुखसियर के समय पर मिल जाती है। फर्रुखसियर जो होता है इनको एक मुक्त व्यापार करने की सुविधा दे देता है। उसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि अंग्रेजों पर चुंगी कर नहीं लगेगा, इनको चुंगी कर से भी क्या कर देता है, वो मुक्त कर देता है। ठीक है, तो इसमें नोट डाउन कीजिए 1717 में मुगल सम्राट कौन, फर्रुखसियर। कौन मुगल सम्राट, फर्रुखसियर जो होता है ये क्या करता है, फर्रुखसियर अंग्रेजों को एक मुक्त व्यापार एवं चुंगी कर से भी मुक्त कर देता है। अब देखिए इसने क्या किया,
अंग्रेजों को बोल दिया कि तुम्हारा जो सामान है उसको तुम जब सड़क मार्ग से लेकर जाओगे तो हमारी ओर से क्या है, किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। इन चुंगी करों पर जो चुंगी बना रखी थी टैक्स के रूप में, तो यहाँ पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब देखिए जब माल पर टैक्स नहीं लगेगा तो क्या होगा, ज्यादा बचत होगी। एक इंसान जो टैक्स, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, एक 10 रुपए का क्या है, साबुन है। वो 10 रुपए का साबुन लेकर कोई व्यापारी जा रहा है और उसने क्या किया, 1 रुपए का टैक्स दे दिया उस पर, 1 रुपए का क्या किया, टैक्स दे दिया उस पर, और 1 रुपया जो है उसने उस साबुन पर खुद बचाएगा, बेचेगा तो ऐसा नहीं, जितने में ला रहा है उतने में बेच देगा। तो 1 रुपए का तो उसमें चुंगी कर लग गया, 1 रुपए वो स्वयं बचाएगा, तो उस साबुन की कीमत कितनी हो गई, 12 रुपए हो जाती है। लेकिन अंग्रेजों को क्या हुआ, ये जो 1 रुपया चुंगी कर का देना पड़ता था वो लोग ये नहीं दे रहे थे, तो ये लोग 1 रुपया उसको बचाएंगे तो ये क्या करेंगे, उसे सस्ते में बेचेंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो उनके बराबर बेच नहीं सकता क्योंकि उसको कुछ बचेगा नहीं। इसीलिए इनका जो व्यापार है वो क्या करने लगता है, उन्नति करने लग जाता है, क्योंकि इनकी जो वस्तुएं होती हैं वो काफ़ी सस्ती हो जाती हैं हमारे जो कुटीर जो घरेलू उद्योग थे उनकी अपेक्षा में। तो 1717 में मुगल सम्राट फारूक से क्या मिल जाता है, चुंगी कर व्यापार का इनको आदेश मिल जाता है। अब यहां तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, क्या चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन होता क्या है, जो बंगाल के शासक थे वो भी क्या होते जा रहे थे, बिल्कुल स्वतंत्र थे। मैंने तुमको बताया था कि किस प्रकार वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। लेकिन वो लोग ये चाहते थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हमसे बात करे आके, ना कि दिल्ली जाए किसी फर्रुखसियर से बात करने। इसलिए उन्होंने क्या किया, कंपनी के कार्यों में अड़ंगा लगाना शुरू कर दिया और बोले कि बंगाल के शासक तो हमें, तुम कहाँ दिल्ली जा रहे हो, हमसे बात करो, हमें टैक्स दो, हमें कर दो। अब कंपनी के सामने क्या हुई, बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई कि हमने तो अपना पैसा बचाने के लिए दिल्ली के शासकों से अनुमति प्राप्त की थी, अब ये तो क्या हो गई, नई समस्या हो गई। कैसे नई समस्या हो गई, समझिए। उन्होंने अनुमति प्राप्त करने के लिए दिल्ली में क्या दिए, कुछ पैसे दिए, कुछ रकम दी, ठीक है, कुछ दलाली दी, कुछ रिश्वत दी। अब उन्होंने चलिए दिल्ली के शासकों को दे दिया, बंगाल के शासक क्या करने लगे, इनके सामने समस्या खड़ी करने लगे। अगर ये इनको भी रिश्वत देंगे, इनको भी दलाली देंगे तो कितनी जगह दलाली गई, 2 जगह। तो इनको जो व्यापार में छूट मिल रही थी उसका कोई फायदा नहीं हुआ। शायद बारिश आ गई बाहर, ठीक है, तो उसका कोई फायदा इनको नहीं होता है। और इनके मतभेद क्या होते हैं, इनके मतभेद होना शुरू हो जाते हैं किसके साथ, बंगाल के शासकों के साथ इनके जो मतभेद हैं वो शुरू हो जाते हैं, जो बाद में धीरे धीरे किसका रूप धारण कर लेंगे, आगे जाके युद्ध का रूप धारण कर लेंगे। क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इनको 2 जगह पर टैक्स देना पड़े या इनको कर देना पड़े। ठीक, समझ गए बात को। अब देखिए, शासक अलीवर्दी खां थे, उन्होंने क्या कहा, इनको स्पष्ट बोल दिया कि या तो तुम लोग क्या करो, हम लोगों को पैसा दीजिए, हम लोगों को टैक्स दीजिए, वरना अपना झोला बोला यहाँ से उठाओ और चलो कहीं और जगह जाकर अपना व्यापार करना। अब इससे क्या हुआ, कंपनी को लगा था कि अगर हम इन लोगों को या तो अपने पक्ष में ना करें या फिर इनको कुछ देना, यानी कि इन्हें हर हाल में क्या करना होगा, राजी करना होगा। और राजी करने के लिए 2 ही चीज़ें थी, या तो इनको पैसा दिया जाए या फिर इन्हें गद्दी से हटा दिया जाए। तो इनको कौन सा विकल्प सस्ता और बेहतर लगा, इनको दूसरा विकल्प सस्ता और बेहतर लगता है कि हम लोग अपनी पसंद का राजा जो है वो दिल्ली सल्तनत की, जो दिल्ली की जो गद्दी है वहाँ को बैठाएंगे, उसके अलावा बंगाल की जो गद्दी होगी उस पर भी क्या होगा, हमारा शासक होगा, अपना शासक होगा, जो हमें व्यापार में छूट देगा, जो जमीन है वो भी मुफ्त में देगा,
और केवल हमें ही व्यापार करने का अधिकार देगा, बाकी के जो लोग हैं उनको व्यापार करने से मना ही कर देगा और हमें सैनिक रखने और दुर्ग बनाने की भी क्या देगा, अनुमति देगा। तो ये सारी इन लोगों की सोच थी। इसके बाद ये क्या करते हैं, कूटनीति और षड्यंत्रों का सहारा लेते हैं और बंगाल को जीतने का प्रयास करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इस लेक्चर से संबंधित कोई भी समस्या है तो कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।